तो बेटा अभी आपका 8th लेसन शुरू हो गया बुक का, जीव जनन कैसे करते हैं। वर्कशीट है आपकी 65। तो किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीशीज़ को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जनन होता है रिप्रोडक्शन, उसे हम प्रजनन भी कहते हैं। तो बेटा मान लो हमें अपने जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना, वो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन वो कह रहे हैं जनन करना कोई जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर प्राणी जनन क्यों करता है, क्यों इंसान बच्चे उत्पन्न करता है। अब बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो अगर बच्चे पैदा ना हो, मान लो आपने देखा है कुत्ते की भी कई जातियाँ होती हैं, कई ब्रीड्स होती हैं, बिल्लियाँ भी अलग अलग तरीके की होती हैं, गायों की भी अलग अलग नस्लें होती हैं। अगर मान लो उनका जनन ना हो, मतलब वो अपने जैसे और संतान उत्पन्न ना करें, तो क्या होगा, वो खुद मर जाएंगे और उनके वंश को आगे कोई नहीं चला पाएगा। इसलिए जनन ज़रूरी है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन ज़रूरी है। अब आगे है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। प्रतिकृति मतलब अपनी फोटोकॉपी। अब जैसे आपने देखा है जो इंसान है उसके बच्चे होते हैं, तो क्या बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे उनके मम्मी पापा होते हैं। क्या आपकी शक्ल या आपकी आदतें बिल्कुल सेम टू सेम आपके मम्मी पापा के जैसी हैं, तो वो है नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ आदतें मिलती हैं, पर कुछ हमारी विशेषताएं अपने पेरेंट्स जैसी नहीं होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही सदृश प्रतीत होते हैं। सदृश मतलब एक जैसे। अब आकार और आकृति, अब अगर हम इंसानों की बात करें भाई, एक इंसानों की एक जो जनरल आकृति या आकार है, ठीक है, यही है कि भाई पैर हैं, सर है, हाथ हैं, इंसान ऐसे ही होते हैं ना। अब वो अलग है, शक्ल अलग है, हाथ पैरों के डिज़ाइन, सबकी शेप अलग है, कोई लंबा है कोई पतला है, लेकिन जो एक बेसिक आकृति होती है वो या डिज़ाइन होता है वो सबका एक जैसा ही है। यदि शरीर के डिज़ाइन समान हैं तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए, ठीक है। इसके सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। अब बेटा ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये हमारे इंसानी शरीर का ब्लूप्रिंट है। मतलब एक खांचा है एक तरीके से, कि भाई ऐसे सर होता है, गर्दन होती है, धड़ होता है, हाथ होते हैं, फिर टांगे होती हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, एक खांचा टाइप है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, बुनियादी स्तर, सबसे जो पहला काम है वो क्या है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब ये सब कैसे होता है, हमने ये पहले भी पढ़ा था। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में, मान लो ये हमारी कोशिका है, हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हर कोशिका में एक नाभिक होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, हमने पढ़ा था। केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती हैं, और जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है, जब तक कोशिका का विभाजन आपको होता क्या है, हमारे शरीर में कोशिका टूट के और नई नई कोशिकाओं में बदलती रहती है, उसको हम विभाजन कह देते हैं। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो जो ये धागे जैसी संरचना है ये थोड़ा जम के ऐसे बन जाता है, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो एक्स शेप में होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं जिसे। और इस गुणसूत्र में जो डीएनए होता है, जिसको कि हम इस तरीके से दिखाते हैं डीएनए को, इसमें ये आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब इसी में ही सारे आनुवांशिक गुण होते हैं एक पीढ़ी के, जो कि दूसरी पीढ़ी में संतान में जाते हैं। अब क्या होता है बेटा, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। सूचना मतलब वही एक ये सूचना होती है कि हाँ, जैसे इंसान के बच्चे हैं वो इंसान ही पैदा होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली नहीं पैदा होते, कुत्ते के बच्चे कुत्ते ही होंगे। तो इनमें एक सूचना होती है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन आपको पता है हमारी बॉडी प्रोटीन से बनती है, ये बहुत आगे बड़ी क्लासेस की बात है, बस आपको ये समझना है। डीएनए में एक वो सूचनाएं होती हैं जिनसे कि बच्चों का जन्म होता है। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये जो डीएनए है इसमें रिएक्शंस, नाभिक, ये जो कोशिका होती है उसमें अंदर रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैविक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। और
ऐसा कभी नहीं होता कि उनमें कोई गलती ना हो, कमी ना रह जाए, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस, परिवर्तन उसमें आ जाते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाती है। ठीक है। अब क्या होता है, जब उसमें डीएनए में फ़र्क आता है तो जो अगली हमारी जैसे एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट गई, तो उनमें भी इन दो कोशिकाओं में इस कोशिका से थोड़ा बहुत अंतर आता है, फिर इनसे जो और कोशिकाएं बनेंगी उनमें थोड़ा अंतर आएगा, इसलिए फिर यहाँ से बात आ जाती है विभिन्नता, वेरिएशन की, कि हमारे अंदर विभिन्नताएं कैसे आती हैं। अब तो कह रहे हैं अतः जनन मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बट जाना, ये एक जनन का पार्ट है। तो इसकी मूल घटना जो बेसिक चीज़ है वो है डीएनए की कॉपी बनाना। अब जैसे ये मान लो कोशिका है, ये इसका केंद्र है, इसके बीच में डीएनए है, मतलब जो वो क्रोमोसोम है, आपको पता है 23 जोड़े होते हैं। जब ये टूटती है, ये इनका भी दो दो हिस्से हो जाते हैं। अब आगे है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार है। जैव विकास होता है इवोल्यूशन, मतलब जो ये वेरिएशंस आती हैं उनसे ही अलग अलग तरह की स्पीशीज़ उत्पन्न होती हैं। जैसे अब हम अपने आप को ले लें, हम जो हैं, हमारे जो पहले हज़ारों साल पहले जो वंशज थे, हम कहते हैं वानरों से मनुष्य बनाए, तो पहले वो थे, उनके अंदर उनके जैसे जैसे आगे आगे पीढ़ी चलती गई, उनके डीएनए में फ़र्क आता गया, जिससे कि विभिन्नताएं होती रही, और बाद में हम जैसे जो पहले वानर भाई, उनकी पूंछ भी होती थी, कई सालों में उनकी पूंछ गायब होने लग गई, ये सब विभिन्नता के कारण होता है। अब अगला है, संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। संतति कोशिकाएं वही, एक कोशिका से जो दो कोशिका बनी वो बिल्कुल पहले वाली के जैसे नहीं होती, और ये दोनों भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ इनमें कमियां हो जाती हैं, और जिससे कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो कि जैव विकास का आधार है। अब आगे यहाँ पर है विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता क्यों ज़रूरी है, ये फ़र्क होना क्यों ज़रूरी है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। देखो बेटा, पारितंत्र आपको पता है, इकोसिस्टम है ना, जो हमारा पारितंत्र है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है अपने 15वें लेसन में भी, पारितंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं उनका हर किसी का अपना एक अलग स्थान होता है, हर कोई अपने लिए एक अलग जगह बना के रखता है। फिर आगे है, जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिज़ाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अभी इसका आगे हम समझेंगे इसको। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। अब जैसे बेटा मान लो, कह रहे हैं मान लो कोई एक प्रजाति, जैसे मान लो कोई जीवाणु है, और वो ऐसे हैं, जैसे मान लो वो जीवाणु ऐसे थे जो कि ठंडे वातावरण में ही रह सकते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब उनका प्रजनन हुआ, उनकी संख्या बढ़ी, तो उनके डीएनए में विभिन्नता आती गई, जिसकी वजह से कुछ जीवाणु ऐसे हो गए जो कि ठंड की बजाय गर्म वातावरण में भी रह सकते थे। अब मान लो इकोसिस्टम जो हमारा पारितंत्र है, जैसे मैंने कह रही हूँ कि कुछ, मैं इनको दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये जो जीवाणु ऐसे हैं, विभिन्नता के कारण ऐसे पैदा हो गए जो कि गर्म वातावरण में रह सकते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे आपको पता है धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे वातावरण में, मान लो गर्मी, ताप बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, जो ये नए जीव उत्पन्न हुए थे, ये जो नए जीवाणु उत्पन्न हुए थे, ये वाले, ये तो बचे रहेंगे क्योंकि वो गर्मी को सहन कर लेंगे, और ये जो दूसरे जो पहले थे, ये वाले, ये सब मर जाएंगे, ये अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, बाकी तो बच गए, इनका जो वंश है, इनकी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए वेरिएशंस, या जिसको हम बोलते हैं विभिन्नता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे डीएनए में या जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें विभिन्नता नहीं आएगी, अगर मान लो इस केस में ये विभिन्नता नहीं आती, तो ये वाला जो स्पीशीज़ थी वो पूरी ख़त्म हो जाती। अब आगे हमें दिया हुआ है जनन क्या होता है, तो वह जैव प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करता है
कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते रहेंगे, भले ही उनमें विभिन्नता हो, पर ये जो इतनी सारी विभिन्नताएं आती हैं वो 10-20 सालों में नहीं आती, इनमें हज़ारों साल लग जाते हैं एवोल्यूशन में या जैव विकास के प्रक्रम में। और ये जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें केवल एक ही जनक होता है, एक ही पेरेंट होता है, और लैंगिक में 2 जनक होते हैं, एक मेल एक फीमेल। और फिर इसमें सेकंड पॉइंट है, डीएनए का संयुग्मन नहीं होता। मतलब डीएनए, क्योंकि एक ही पेरेंट है तो वो किससे मिलेगा? उसी के ही आगे प्रतिकृति बनती रहेगी। और ये जो लैंगिक जनन है उसमें युग्मकों का संयुग्मन होता है, मतलब एक मेल से पार्ट मिलता है एक फीमेल से, जिसको कि हम फिर वो युग्मनज बना देते हैं। 2 युग्मक होते हैं जो कि एक मेल से मिलता है और एक फीमेल से, और वो फिर मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जो कि फिर आगे विकसित होकर उनके संतान के रूप में जन्म लेता है। फिर अगला है, उत्पन्न संतति लगभग जनन के समान होती है। ये जो अलैंगिक जनन होता है जिसमें एक ही पेरेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समानता होती है। और ये जो ये लैंगिक जनन है जिसमें एक मेल और एक फीमेल से मिलकर बनते हैं, उसमें जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, संतति उत्पन्न होती है, उनमें भिन्न। पहला प्रश्न है, उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो उसका उत्तर है जनन। दूसरा प्रश्न है, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है? जो डीएनए की 2 कॉपी बनती हैं उससे क्या मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो डीएनए के अणुओं में जो डीएनए होता है, आपको पता है उसमें आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, उसी से जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारे मम्मी पापा के गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं। ठीक है, जनक से संतति में जाते हैं। तो जो जनन है, जो प्रजनन वाली प्रक्रिया है, उसकी जो मूल घटना है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है डीएनए की प्रतिकृति बनना। तो जब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ती है तो उसका डीएनए के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, उसकी 2 कॉपीज बन जाती हैं और वो एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे एक कोशिका से 2 डॉटर, मतलब एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, तो ऐसे डीएनए भी अलग अलग हो जाते हैं और एक कोशिका विभाजित होकर 2 बना देती है, और इसकी वजह से विभिन्नता भी उत्पन्न होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है, स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है? तो जैसे मैंने आपको जीवाणु वाला एग्जाम्पल दिया था, यदि एक समष्टि, मतलब कोई एक जाति है, वो अपने पारितंत्र के अनुकूल है, परंतु क्या हुआ, उसके पारितंत्र में कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कि गर्मी बहुत बढ़ गई या पानी ज़्यादा या जल स्तर में कमी हो गई, तो उससे क्या होगा कि अगर ये विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो वो प्रजाति समष्टि वो बिल्कुल विनाश हो जाए, उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको जीवाणुओं का उदाहरण दिया था, इन विभिन्नताओं के कारण ही उनमें से कुछ जीवों के जीवित रहने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, जनन और उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो जनन हमने देख लिया, जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति का निर्माण करते हैं उसे जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक, और आप इनके जो फ़र्क हैं वो वर्कशीट में से देखकर पूरे कर सकते हैं।